समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और आपको भी ट्रैकिंग डिवाइस लग सकती है अगर आप गालियां देने के आदी हैं या फिर एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं। इसके बिना पर आपका सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट, आईडी कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि हालिया दिनों में पंजाब असेंबली में एक बिल पेश हुआ है, उसके नुकात ये हैं, इस बिल की तफसीलात क्या हैं, इसी हवाले से जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ज़िशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं। मैं ठीक हूँ ज़िशान साहब। सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें आजकल गर्दिश कर रही हैं। पहले हम बात कर रहे थे टेलीकम्युनिकेशन टावर की, जिसपे 5 करोड़ जुर्माना भी हो सकता था। अब ये बिल आ गया कि अगर आप गालियां देते हैं तो फिर आपको ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी जाएगी और सारा कुछ आपका ब्लॉक हो जाएगा, जिसमें आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट्स हैं। ये बिल क्या है, क्या तफसीलात हैं इसकी? अच्छा देखें फलक, पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर 2026, ठीक है, ये बिल चंद रोज कबल असेंबली में पेश हुआ। ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे थे कि जिन्होंने इस बिल की तफसीलात को नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन जिसने जो बात जहां से सुनी वहां से लेकर इसको चल पड़े। जिस तरह अभी आपने बताया कि ये बिल असेंबली में पेश जरूर हुआ और पेश होने के बाद ये डेफर हो गया। ठीक है, ठीक है। ये बिल इस वक्त कानून नहीं बना। ठीक है। ये बिल वापस कमेटी को, मतलब ये स्टेटस है अभी इस बिल का? जी, इस बिल का स्टेटस ये है कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने इंटरवीन करते हुए इस बिल को एक दफा वापस कमेटी को भेज दिया। ठीक है। और जो वजीर खजाना है पंजाब के मियां मुजतबा शुजाउर रहमान, उन्होंने कहा है कि हम अगस्त में इसके अंदर जो लूप होल्स हैं उनको दूर करते हुए इस बिल को दोबारा पेश करेंगे और फिर इसकी अप्रूवल लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब आपने जिस तरह पूछा कि ये बिल है क्या, इस जो बिल के बुनियादी नुकात हैं वो 2 बिलों का ये मजमुआ है। अच्छा। एक 1918 का हैबिचुअल ऑफेंडर बिल है और एक 1958-59 का बिल है जो कि गुंडा एक्ट कानून है, जो कि गुंडा एक्ट कहलाता है। ये दोनों कवानीन इस वक्त राइज हैं, इन प्लेस हैं। इसको बुनियादी तौर पर इन दोनों कवानीन को क्लब किया गया और क्लब करके लेटेस्ट जो पाकिस्तान के हालात हैं, दुनिया के हालात हैं, सोशल मीडिया वाला एलिमेंट इसमें ऐड करते हुए इसको आप कह लें कि उसका एक रिफाइंड वर्जन बनाया गया है। कोई किसी को पब्लिक प्लेस पे अब्यूज करता है, गाली देता है, उसके ऊपर ये लागू होगा। इसके अलावा जितने भी जराइम हैं, गुंडागर्दी है, किसी के साथ बदमाशी है, किसी की जमीन पर कब्जा है, किसी को धमकी देना है, किसी को चोरी ज़दा माल बेचना है, इसी तरह फहाशी है, मंशियात है, मंशियात की फरोख्त है, मतलब इसके जो बुनियादी नुकात जितने भी देखें वो कहीं ना कहीं इस बिल को पुराने बिलों से एक स्टेज आगे लेकर जाते हैं। लेकिन ज़िशान साहब, जिस तरह से इस बिल में लिखा गया है, गाली देने पे भी आपको ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जा सकती है। गालियां तो सारे पंजाब में देते हैं, मजाक में भी देते हैं, गुस्से में भी देते हैं, लड़ाई झगड़े में भी देते हैं, तो क्या इस तरह से जेलें भरी जाएंगी? ये क्या तरीकेकार है? अच्छा देखें, जहां तक आपने गाली देने की बात की तो गाली देना, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में एक रवायती सा कल्चर है। 2 दोस्त अगर बातचीत भी कर रहे हैं तो हालचाल पूछते हुए भी कोई ना कोई ऐसे अल्फाज बोल के पूछते हैं जो कि उनका कंफर्ट लेवल एक दूसरे को शो करता है। लेकिन ऐसी किसी चीज के ऊपर कार्रवाई इस कानून के मुताबिक नहीं होगी। एक फर्द कोई पब्लिक प्लेस पे खड़ा हो जाता है, किसी चौक में खड़ा हो जाता है और चौक में खड़े होकर को गालियां देनी शुरू कर दे, तो आप मुझे बताएं कि क्या उसको पूछा जाए या उसको कहा जाए कि आप अगर लिबर्टी चौक में खड़े हैं और आप चौक में खड़े होकर और आप गालियां देनी शुरू कर दें, तो क्या ये एक मुनासिब तरीका है? या किसी मार्केट में खड़े हो जाएं और पब्लिकली गाली देनी शुरू कर दें किसी को भी, वो कोई दूसरा सियासी वर्कर हो सकता है, पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, कोई आपका मुखालिफ हो सकता है, तो दोस्ताने के अंदर आपकी जो बातचीत है वो एक और चीज है। लेकिन जो गाली देना पब्लिक प्लेस पर, या जिस तरह मैंने बताए हैं जो बेसिक इसके अंदर जो पॉइंट्स एड्रेस किए गए हैं, जिन नुकात पर ये बिल इन प्लेस होगा, जिनके ऊपर ये काबिले दस्तदराजी करार दिया जाएगा, वो नुकात ऐसे हैं कि अगर उनको अडॉप्ट किया जाता है तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये काम गलत है। ज़िशान साहब, ये जो बिल पेश हुआ है इसमें इत्तेहादियों को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया था हुकूमत ने, और फिर इसकी मुखालफत कौन कर रहा है? ये एक आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जो कि अभी तक इन लेटर एंड स्पिरिट रिपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो बिल है ये जब असेंबली में पेश हुआ है तो पूरा रूट फॉलो करके पेश हुआ है। अच्छा। ये बिल असेंबली तक ऐसे पेश नहीं हुआ। बिल्कुल। इस बिल को पेश करते वक्त जहां हुकूमत ने इसको पेश किया है, हुकूमती रुकन है मंडी बहाउद्दीन से, रिटायर जज हैं,
ठीक है, खालिद रांझा साहब, उन्होंने ये बिल पेश किया और उन्होंने इस चीज को एडमिट भी किया है कि ये काबीना और वजीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद ऐवान में टेबल हुआ है। अच्छा, स्पीकर साहब का ये कहना कि उनके इल्म में नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब ये बिल आया हो तो उनकी जगह चेयर पर कोई और हो, वो उस वक्त मीटिंग के उन मिनट्स में मौजूद ना हो, क्योंकि ये एक रूटीन मैटर है कि स्पीकर की एब्सेंस में कोई भी डिप्टी स्पीकर या पैनल ऑफ चेयर से कोई आके तो उसको चेयर करता है। अब स्पीकर का ये इकदाम कि उन्होंने इस बिल को फॉर द टाइम बीइंग मीडिया पर देखते हुए इसको डेफर किया और एक दोबारा रिकंसिलिएशन के लिए भेजा है, जो कि मेरा ख्याल है कि एक मस्बत कदम है, सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए। अब जहां तक आपने बात की कि इस बिल पर एहतजाज कौन कर रहा है, इस बिल की मुखालफत कौन कर रहा है, मजे की बात है कि जो लोग इस बिल को कमेटी से अप्रूव होने के बाद ऐवान में जिन्होंने पेश किया है, ठीक है, वही फ्रंट फुट पे इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, एक कमेटी होती है जो कि असेंबली की ऐवान की कायमा कमेटी होती है स्टैंडिंग, जो कि ऐवान में बिल पेश होता है, पेश होने के बाद उसको उस कमेटी में भेज दिया जाता है जिससे वो रेलेवेंस रखती है और कमेटी अप्रूव करती है। इस कमेटी में हुकूमती नुमाइंदे भी होते हैं, हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली भी इसमें मौजूद हैं और अपोजिशन जो इस वक्त है तहरीक इंसाफ, जो ये कह रहे हैं कि हमारे कहने पर ये बिल वापस हुआ है, उनके भी नुमाइंदगान उस कमेटी में मौजूद हैं। ठीक है, इन तमाम के कंसेंट से ये अप्रूव होकर दोबारा ऐवान में टेबल हुआ है। इस बिल के मुताबिक ज़ीशान साहब, अगर किसी ने शिकायत करनी है तो उसका तरीक़ेकार क्या है, कौन सी अथॉरिटी है, कहाँ पे रिपोर्ट करनी है और फिर जो मुल्जिम होगा उसको क्या सजा होगी? अच्छा देखें, ये वो क्वेश्चन है जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट नुक्ता है। ठीक है, इस बिल का ये जो इब्तदाई ड्राफ्ट था, जो अभी खैर दोबारा कमेटी में चला गया, इसके अंदर ना तो कोई बंदा जेल जाएगा, ठीक है, ना ही किसी पे कोई FIR होगी। अच्छा, इस कानून के इस ड्राफ्ट के मुताबिक, ठीक है, और हर जिले की सतह पर एक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी बनेगी जिस DIC के अंदर तमाम डिपार्टमेंटल्स हेड होंगे। उसके अंदर आपके जिले का पुलिस का सरबराह होगा, वो RPO हो सकता है, वो DPO हो सकता है, या CCPO या CPO हो सकता है, जो बड़े अजला हैं। इसी तरह डेप्टी कमिश्नर्स होंगे इसके अंदर, ठीक है, डिवीजन की सतह पर कमिश्नर्स होंगे। और अगर हम इसको मजीद देखें तो इसके अंदर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसका एक नुमाइंदा होगा। इसी तरह जो हमारे हसास इदारे हैं, उनका एक नुमाइंदा होगा, CTD का एक नुमाइंदा होगा, ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं, जो उनकी सरगर्मियां, उनको मॉनिटर करने के लिए भी कोई ना कोई फर्द मौजूद हो। अच्छा, ये 5, 6, 7 लोगों पर मुश्तमिल हर जिले के अंदर एक कमेटी होगी। ठीक है, उस कमेटी के अंदर जिसको शिकायत होगी वो इस कमेटी को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, और ये कमेटी डायरेक्टली कोई अथॉरिटी, कोई एक फर्द, पहले तो मैं बता दूं, कोई एक फर्द ये अथॉरिटी नहीं रखता। अच्छा, कि वो मुझे, आपको, किसी को भी फौरी तौर पर वो ट्रैकिंग डिवाइस का फैसला सुना दे या कोई और सजा सुनाए। ठीक है, ये जो कमेटी है, ये DIC एक सब कमेटी बनाएगी जिसके अंदर ज़िला इंतजामिया का जो डिप्टी कमिश्नर है वो असिस्टेंट कमिश्नर को नॉमिनेट करेगा, जो DPO होगा वो DSP को नॉमिनेट करेगा। इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर लेवल के तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और CTD हैं, उनके नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। वो उस कंप्लेनेंट के बताए हुए फर्द को बुलाएंगे जिसके खिलाफ कंप्लेंट होगी, ठीक है, जिसकी शिकायत होगी उसको बुलाएंगे, उससे पूछेंगे कि जी आपकी ये शिकायत है कि आप लेट सपोज चौक में खड़े होकर गालियां दे रहे हैं, मंशियात बेच रहे हैं, आप जुए का अड्डा चला रहे हैं, या आप कोई भी गलत इल्लीगल काम कर रहे हैं। जितनी भी वो चीजें इसके अंदर मेंशन है, वो फर्द या तो अपने आप को जस्टिफाई करेगा या वो तस्लीम करेगा। ये कमेटी कम से कम एक हियरिंग करेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3, जितनी देर में वो मुतमईन नहीं होते उसके जवाब से। अच्छा, अगर ये कमेटी स्टेज पर मुतमईन हो जाती है तो ये DIC को बता देगी कि जो चीज रिपोर्ट हुई है हकीकत ऐसे नहीं है, चैप्टर क्लोज, कहानी खत्म। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है ज़ीशान साहब, ये जो ट्रैकिंग डिवाइस है ये फैसला होने के बाद लगाई जाएगी और आने वाले दिनों में फिर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जिसको ट्रैकिंग डिवाइस लगी है, इसका मतलब ये कि वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। अच्छा, अब आपने जिस तरह कहा कि ट्रैकिंग डिवाइस कैसे लगेगी और ट्रैकिंग डिवाइस वाला आदि मुजरिम कहलाएगा या उसका क्या स्टेटस होगा, क्योंकि इस वक्त जो मीडिया पे बात हो रही है वो तो ये हो रही है कि जी आपका, जिस तरह आपने खुद बताया, बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, नादरा आपके बायोमेट्रिक ब्लॉक कर देगा, ठीक है, उसके अलावा आपका पासपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी की सेल परचेज रुक जाएगी, बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, उसके बाद आपका मोबाइल कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। ये सारी चीजें किसी लेवल पर जाकर तो हो सकती हैं। इनिशियल स्टेज में जब कंप्लेन आई है, अगर कमेटी ने वापस, सब कमेटी ने, जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी थी
उसको रिपोर्ट की कि ये जो चीजें बताई गई हैं ये ठीक हैं, तो फिर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के पास भी 2 ऑप्शंस हैं। वो स्ट्रेट अवे पनिशमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी या तो उस फर्द को कहेगी कि आप श्योरिटी बॉन्ड दे दें, जिसको एफिडेविट कहा जाता है। श्योरिटी बॉन्ड एक फर्द दे देता है कि जी मेरे से गलती हुई, आइंदा मैं ये काम नहीं करूंगा। श्योरिटी बॉन्ड के बाद केस खत्म, बंदा बरी और घर, ठीक है। लेकिन अगर श्योरिटी बॉन्ड देने के बाद भी वो जो हैबिचुअल ऑफेंडर का वर्ड है, वो फर्द आया, श्योरिटी बॉन्ड दे गया, इंतजामिया को मुतमिन कर दिया, मुतमिन करने के बाद जाके फिर उसने वही काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो फिर दोबारा जब उसकी कंप्लेन होगी, तो फिर जब दोबारा सब कमेटी के पास जाएगा तो उसके केस का रिकॉर्ड मौजूद होगा, वो उसको फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि भाई तुम तो श्योरिटी बॉन्ड दे के आए थे, तुमने फिर आके वही काम शुरू कर दिया। अब इस स्टेज पर वो फैसला करेंगे कि या तो इसकी वो ट्रैकिंग डिवाइसेस को लगा दी जाए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस, ठीक है, या फिर इस फर्द को दोबारा एक वार्निंग दी जाए और इसको कहा यह जाए कि आप हर 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद इस अथॉरिटी के पास पेश होकर अपनी प्रेजेंस मेक श्योर करेंगे और इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि आप दोबारा ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं व्यूअर्स के लिए अपने बताऊं कि इसके अंदर ना तो कोई मुकदमे का इंदराज है इस कानून के मुताबिक, और ना ही किसी को कोई जेल होगी या सजा होगी। इसके बरक्स जो पुराने 2 कवानीन जिनको एबॉलिश करके खत्म करके ये नया कानून लाया जा रहा था, वो 1918 वाला भी और 58-59 वाला भी, उन दोनों के अंदर कम से कम 3 साल की सजा भी थी और जुर्माना भी था। इस कानून के अंदर कोई सजा नहीं है इन टर्म्स ऑफ जेल, और ना ही कोई FIR का इंदराज है। अच्छा ज़ीशान साहब, चले सजा तो हो गई, सजा के बाद अपील कहाँ करनी है, वो कौन सी अथॉरिटी होगी? अच्छा देखें, सजा जिस तरह हमने बताया, जो DIC है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, उसके पास भी ये बराह रास्त इख्तियार नहीं है कि जो उसके पास कंप्लेन आई है उसने अपनी सब कमेटी से उसके ऊपर मालूमात ली और उसको कंफर्म किया या रिजेक्ट किया। अगर वो कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा ऐसी एक्टिविटी में सोशल उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, जो कंप्लेन हुई है वो ठीक है, तो फिर एक मजिस्ट्रेट होगा, जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है, उसको DIC अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी। ठीक है। हतमी सजा का फैसला कि उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मॉनिटरिंग वाली लगानी है नहीं लगानी, क्या करना है, ये वो मजिस्ट्रेट फैसला करेगा, DIC भी फैसला नहीं करेगी। DIC के जो 5-6 मेंबर्स होंगे वो सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन देंगे। अब जहां तक आपका सवाल है कि फिर रेमेडी कैसे मिलेगी, कि अगर एक बंदे ने अपील करनी है कि जो फैसला हुआ है ये गलत हुआ है, उसका भी हुकूमत ने इस बिल में एक तरीकाकार वजह किया है, और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक रिटायर होगा, 2 ग्रेड 20 के रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, यानी ये 3 रुकनी एक ट्राइब्यूनल बनेगा। अच्छा। वो 3 रुकनी ट्राइब्यूनल के पास मुकम्मल इख्तियार होगा कि मजिस्ट्रेट की जो दी हुई सजा होगी वो चाहे तो उसको रिवर्स कर दे, ठीक है, चाहे तो उसको एंडोर्स कर दे, चाहे तो वो उसको मनोवान उसको कहे कि ये इम्प्लीमेंट होगा, या अगर वो फर्द जिसकी शिकायत की गई है वो जाके एक्सप्लेन कर देता है कि जिस तरह पेश किया गया वाकया ऐसे नहीं है, तो ये 20वें और 21वें ग्रेड के रिटायर्ड जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो इसको हैंडल करेंगे, और उनको जो ट्राइब्यूनल को हेड कर रहे होंगे वो एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल का आदमी होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी कानून को सर्व किया होगा। तो इसलिए इतना आसान नहीं है जितना ये कहा जा रहा है कि जी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस किसी को भी लग जाएगी, किसी का भी अकाउंट बंद हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही थी ना, तो इसलिए मेरे ख्याल से इस टॉपिक को डिस्कस करना और उसको तफसील बताना आवाम को बहुत ज्यादा जरूरी था। अच्छा, इसके अंदर ना हुकूमत का एक बड़ा वाज़े वन लाइनर अगर मैं स्टांस बताऊं तो हुकूमत का कहना है कि ये इस्लाह का कानून है, सजा का कानून नहीं है। ये जो नया कानून लाया गया था ये लोगों की इस्लाह के लिए है, इसके अंदर सजा देने का हुकूमत का कोई मकसद नहीं है। तो ये वो इस पूरे कानून की पंच लाइन है कि वो जो 2 कवानीन पहले से मौजूद थे उन दोनों में सजाएं भी थी और जुर्माने भी थे, ये सिर्फ और सिर्फ मुआशरे की एक इस्लाह का कानून है। ज़ीशान साहब, पंजाब असेंबली में बहुत सारे बिल पेश होते हैं जिसमें पहले एक सोशल मीडिया पे भी फिर खबरें गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं, जिसमें हमने बात की थी टेलीकम्युनिकेशन टावर की 5 करोड़ जुर्माने की, वो बिल भी अब इम्प्लीमेंट ज़ाहिर है नहीं होगा, और अब ये वाला बिल है इस पर भी अब देखते हैं कि कब इम्प्लीमेंट होगा और कब नहीं होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर एक और भी खबर थी, मुल्तान में एक बाप ने कफन दफन के पैसे ना होने की वजह से अपने बेटे को वैसी चादर में उठाया और कब्रिस्तान पहुंच गया। ऐसा कोई बिल अवाम की फलाह बहबूद के लिए आया है जिसमें कफन दफन का जो एहतमाम है गरीब लोगों के लिए वो भी हो सके, या कोई स्कीम है? अच्छा देखें, पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर खामोशा एक अथॉरिटी बनाई गई है
और वो शहर खामोशा अथॉरिटी मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने कब्रिस्तान स्पेशल नए भी आइडेंटिफाई किए हैं, जगह स्पेशल मुख्तस की हैं। फिर मौजूदा सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पर एक मैयत गाड़ी भी बनाई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी डेड बॉडी को हॉस्पिटल से घर या घर से कब्रिस्तान तक मुंतकिल करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन जहां तक मुल्तान वाले वाक़े का बात है तो ये कोई आम वाक़या नहीं है, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या और हमारे मुआशरे के उस पहलू की निशानदेही करता है कि वो बाप जिसके पास अपने बेटे के कफन के पैसे नहीं थे, 25 साल नौजवान था, दानिश उसका नाम था, ठीक है, उसकी तबई मौत थी, ठीक है, लेकिन अहले इलाका का कहना है कि फाइनेंशियली इतने वो परेशान थी फैमिली कि जिसकी वजह से वालिद तजहीज़ो तकफीन का जो एक शरई तरीका है वो उसको अडॉप्ट नहीं कर सका। वो एक घर की आम सी बेडशीट चादर के अंदर जो रंगीन चादर थी उसमें जब मैयत लेकर वो कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां पहुंचने पर अहले इलाका ने जब देखा तो पुलिस को रिपोर्ट किया। और इस केस में हम पुलिस को अप्रिशिएट मैं कम से कम करूंगा और लोगों को भी करना चाहिए कि जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स थे, गालिबन थाना लोहारी है, ये मुल्तान का रशीदाबाद का इलाका है, वहां के SHO और जो ASI साहब थे उन्होंने न सिर्फ फौरी तौर पर जो शरई कफन दफन का इंतजाम है वो किया, बल्कि पूरे भरपूर तरीके से उसके कफन, उसके बाद उसकी तदफीन, तमाम तर इंतजामात अपनी जेब से किए। उन लोगों ने किसी सरकारी फंड का इंतजार नहीं किया, किसी हुकूमती शख्सियत का इंतजार नहीं किया और उन्होंने एक नई मिसाल कायम की जहां हम बहुत सारे पुलिस वालों के गलत इकदामात की मजम्मत करते हैं और पुलिस को तनकीद का निशाना बनाते हैं। वहीं इस केस के अंदर मुल्तान की ये रशीदाबाद की जो पुलिस थी थाना लोहारी की, उन्होंने एक इंसानियत की नई मिसाल कायम की है, इंसानियत से मोहब्बत की। और मेरा ये ख्याल है उस इलाके की जो सियासी शख्सियात थी, वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको अपने इलाके के अंदर, हुकूमत तो काम करती रहती है लेकिन हुकूमत से हट के भी जो सियासी लोग होते हैं उनका राब्ता होता है। उनको ये चाहिए कि ऐसा कोई ना कोई, जैसे लोगों ने फ्री दस्तरखान बनाए होते हैं, लंगर तकसीम कर होते हैं, अपने अपने इलाके में अगर लोगों को आप तजहीज़ो तकफीन के लिए कोई फैसिलिटेट कर दें तो मेरा ख्याल है कि ये वो एक जिंदगी का आखिरी मौका होता है कि कहते हैं वो सियासतदान कहते हैं कि किसी की खुशी में ना पहुंचो तो गुजारा हो जाता है, लेकिन दुख और तकलीफ की घड़ी में अगर ना जाओ तो वो लोग हमेशा याद रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारी पॉलिटिकल एलीट को भी सोचना चाहिए कि उनके हलकों के अंदर अगर ये मामलात हैं तो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे इन लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। बिल्कुल ज़ीशान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पुलिस को यहाँ पर अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्होंने एक मुस्बत इक़दाम के तहत तजहीज़ो तकफीन जो उस इंसान की थी वो की थी। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।